Hi guys, hello. This is Manu Mishra. Welcome you all on our YouTube open channel Law Prep Tutorial and to this session जिसमें आज हम लोग 31st ऑफ जुलाई द लास्ट डे ऑफ जुलाई उसके द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे. बट बिफोर आई स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर, बिफोर वी सी कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, लेट मी हैव अ टेक चेक. लेट मी सी am I perfectly audible or not, and then we'll start. ठीक है, just a minute. Because I think seems well fine with the audibility and visibility. So good morning everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning guys. Good morning everyone. Good morning. I hope you guys are doing good and सब कुछ on track चल रहा होगा. ठीक है, चलो. So आज के हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं. आज का न्यूज़पेपर वैसे भी आज ज्यादा लेंदी नहीं होने वाला है, राइट. शॉर्ट एंड क्रिस्प होगा. कुछ ही ऐसी न्यूज़ेस हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी, तो हम उनको देखते हुए चलेंगे क्या है क्या नहीं है, और जितनी जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी आपका आज का एनालिसिस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. बट हाँ, एक इंफॉर्मेशन जरूर है, राइट, जो आज के लिए आज मतलब सब बच्चों को बेसिकली देखना है. एंड दैट इज अबाउट व्हाट, दैट इज अबाउट कि आज 3 PM, दैट इज 31st ऑफ जुलाई, राइट, 31st ऑफ जुलाई, दैट इज 3 PM, we will be having a session. हम लोग सेशन करने वाले हैं, and that session is about what? That session is about आपका this one जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स का राउंड अप, राइट. तो हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स का क्या करने वाले हैं? मंथली राउंड अप करने वाले हैं. एज यू कैन सी ऑन द यूट्यूब चैनल एज वेल, ऑलरेडी उस सेशन की डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगी, एंड यू कैन ऑल्सो गेट द अपडेट अबाउट फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, राइट. लेकिन हाँ, इधर भी बता देते हैं. तो बेसिकली आज हमारा राउंड अप होने वाला है जुलाई मंथ का. तो डू मेक श्योर ऑफ दैट कि आप इस राउंड अप को डू अटेंड करें, है ना, एंड जिससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता लगते हुए चले जाएंगे. ठीक है, चलिए. सो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर, है ना. Let's start with the analysis of today's newspaper and let's see कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं. If we talk about today's newspaper, the first news and one of the most important news of today's newspaper and even for this year, that is about Trump tariff को लेकर, right? About what? ट्रम्प टैरिफ को लेकर. अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो फाइनली कल 1st ऑफ अगस्त है, और 1st ऑफ अगस्त से ट्रम्प साहब का जो 90 डेज का पॉज था वो खत्म होने वाला था, राइट. वैसे 90 डेज का पॉज खत्म तो हो गया था 8 ऑफ जुलाई को, बट उन्होंने उसको फिर से एक्सटेंड करके अगस्त 1 कर दिया था, राइट. और उन्होंने पूरी की पूरे नेशंस को लेकर फाइनलाइज कर दिया था कि किस कंट्री पर कितना टैरिफ लगेगा. जब इंडिया की बात आई तो उन्होंने इंडिया को लेकर क्लियरली ये चीज स्टेट कर दिया कि दैट इंडिया दे हैव टू पे 25% का टैरिफ, है ना. और जब रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया था तब रिटेलिएटरी टैरिफ कितना लगा था? 26%. अब कितना लग रहा है? 25%. तो ट्रम्प साहब का 25% का टैरिफ लगेगा ऑन द इंडिया के एक्सपोर्ट्स के ऊपर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और पेनल्टी अलग से देनी पड़ेगी. हमें अलग से पेनल्टी भी देनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि भैया हम रशिया से क्या खरीद रहे थे? रशिया के हम सबसे बड़े एनर्जी पार्टनर थे, राइट. रशिया अलोंग विद चाइना, तो चाइना के साथ हम रशिया के सबसे बड़े एनर्जी पार्टनर थे, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू पे एक्स्ट्रा पेनल्टी एज वेल, राइट. तो फ्रॉम 1st ऑफ अगस्त यहां पर क्लियरली ये चीज स्टेट की गई है दैट पुटिंग एन एंड टू मंथ ऑफ स्पेकुलेशन. जो प्रेसिडेंट आपके यूएस के प्रेसिडेंट जो थे आपके डोनाल्ड ट्रम्प, राइट, उन्होंने वेडनेसडे को फाइनली अनाउंस किया कि भाई इंडिया के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी, राइट, इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, मतलब इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया का मतलब होता है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट. इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट यूएस में इंडियन गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है ना, राइट. सो वुड बी व्हाट, 25% का टैरिफ लगेगा और प्लस पेनल्टी देना पड़ेगा. क्यों? साइटिंग क्योंकि इंडिया परचेज कर रहा है एनर्जी एंड मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रशिया, राइट. ये चीज यहां पर बताएंगे, है ना. तो फाइनली ये क्लाउड क्लियर हो गए कि कितना परसेंट टैरिफ लगने वाला है. टैरिफ को लेकर ये बात फरवरी मंथ से चल रही थी, है ना. सबसे पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगा,
उसके बाद उन्होंने 90 डेज का पॉज दिया चाइना को छोड़कर, बाकी कंट्रीज को 90 दिन का टाइम दिया, 90 दिन का टाइम खत्म हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने बोला कि चलो हम डील फाइनलाइज करेंगे, हम देखेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड जिसके चलते उन्होंने 1 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया था। 1 अगस्त के पहले पहले तक डिसाइड करना था कि कितना परसेंट टैरिफ लगेगा इंडियन गुड्स के ऊपर और कितना नहीं लगेगा। जब रिटेलिएटरी टैरिफ अनाउंस किया था उन्होंने अप्रैल मंथ में लिबरेशन डे, तब उन्होंने एक चीज क्लियरली स्टेट करी थी, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज कि इंडिया के ऊपर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगना चाहिए, दैट इज व्हाट, दैट इज 26%। तो 26% ना लगाकर उन्होंने 1% का डिडक्शन किया और कितना परसेंट लगा दिया, 25% का टैरिफ लगा दिया, राइट। ये चीज बताया गया, और ऊपर से पेनल्टी भी हमें देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा पेनल्टी भी हमें देनी पड़ेगी। उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज क्यों, क्योंकि हम रशिया से एनर्जी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस बहुत खरीद रहे हैं, और उसके साथ साथ हम डिफेंस परचेज भी कर रहे हैं, राइट, डिफेंस इक्विपमेंट भी परचेज कर रहे हैं। ये चीज बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली स्टेट कर दी है ना, ये चीज डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली स्टेट कर दी। सबसे पहले तो ये समझो कि हम सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में। ऑब्वियसली बात है हमारा बिजनेस इफेक्ट होगा, क्योंकि जब टैरिफ बढ़ गया, अब समझिए कि टैरिफ बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा, लोगों को अभी यही क्लियर नहीं है कि टैरिफ बढ़ने से क्या फर्क पड़ने वाला है। समझो, सिंपल सा लॉजिक है, आप यहां पर एक कुछ गुड्स बना रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ चॉकलेट, है ना, आपने यहां 10 रुपए की चॉकलेट बनाई, इंडिया में वो कितने की चॉकलेट बिकेगी, मिक्स टू मिक्स 11 रुपए या 12 रुपए की, 10 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, प्रॉफिट लगा लो, टैक्स भी मिला लो, तो 10 से 12 रुपए कि 10 से 12 रुपए की चॉकलेट बिक जाएगी। पॉइंट ये कि उस चॉकलेट को अगर मुझे यूएस में भेजना है, तो अब क्या होगा, ये चॉकलेट जाएगी पहले यूएस, है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपीज, अब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी जुड़ेगा, अब वो चॉकलेट यूएस पहुंची, कम से कम 1 रुपए तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जुड़ेगा कम से कम, तो चलो 11 रुपए की होगी। जैसे ही 11 रुपए की हुई, यूएस के मार्केट में अगर उसको एंटर करना है, तो यूएस ने क्या अनाउंस किया है कि इंडियन गुड्स पे कितना परसेंट लगने वाला है टैरिफ, 25%। तो अब 11 रुपए का 25% निकालो, दैट इज कुछ 2.5 रुपए, 2.5 से 3 रुपए, तो 2.5 से 3 रुपए एड ऑन होगा, राइट, कितना हो गया, 13.5 रुपए मान के चलिए कि 13.5 या 14 रुपीज हो गई। जो 10 रुपए, जो 10 या 11 रुपए की चॉकलेट इंडिया में मिल रही थी, वहीं यूएस में कितने की मिलेगी, 14 रुपीज की, कितनी रुपीज की, 14 रुपीज की, एंड दैट इज हाउ। और पहले टैरिफ कम था, पहले टैरिफ कम था, पहले मिल रही थी कितने की, 12 रुपए की, 11.5 12 रुपए की, अब कितने की मिल रही है, 14 15 रुपीज की। अगेन एक्सपेंसिव हो गई चीज है। यूएस के जो लोग हैं, क्या वो इंडियन गुड्स को अब ज्यादा खरीदेंगे, क्या नहीं, कम खरीदेंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जब इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया सामान यूएस के अंदर महंगा मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, राइट, हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारे देश के जो मैन्युफैक्चरर है, हमारे देश के जो एक्सपोर्टर हैं, राइट, उन पे इंपैक्ट पड़ेगा। हमारे देश में जो हमारे देश की जो एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस होगी, क्यों, क्योंकि यूएस में इंडियन गुड्स की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी ना, क्योंकि इंडियन गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, राइट। हम एक्सपेंसिव नहीं कर रहे हैं, यूएस खुद महंगा कर रहा है टैरिफ बढ़ाकर, राइट, टैरिफ इंक्रीज कर ये चीज बेसिकली ट्रम्प साहब ने बताया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम यूएस में सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करते हैं, किस सेक्टर को, किस मार्केट को सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो सबसे ज्यादा फर्क जो पड़ेगा वो पड़ेगा इलेक्ट्रिकल मशीनरी में, है ना, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल मशीनरी में कितना एक्सपोर्ट करते हैं पता है, दैट इज अराउंड $3,000 मिलियन, $3 बिलियन बोल सकते हो आप, $3 बिलियन अप्रोक्स हम इलेक्ट्रिकल मशीनरी एक्सपोर्ट करते हैं। फिर फार्मा प्रोडक्ट्स कितना, $746 मिलियन, देन न्यूक्लियर मशीनरी $622 मिलियन, फिर आता है पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन somewhere around $500 मिलियन, देन मिनरल फ्यूल्स somewhere around $300 मिलियन। तो सबसे ज्यादा अगर किसी इंडस्ट्री पर या किसी सेक्टर पर इंपैक्ट पड़ेगा तो वो है इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, राइट, क्योंकि यूएस में इंडिया से इलेक्ट्रिकल मशीनरी बहुत जाया करती थी, है ना, लेकिन अब टैरिफ बढ़ गया
ऑब्वियसली बात है यूएस के लोग कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, सी बात है, दे विल फाइंड द ऑल्टरनेटिव। क्यों ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा उन्हें? क्योंकि अब ये सारी की सारी चीजें एक्सपेंसिव हो जाएंगी, बिकॉज ट्रम्प साहब ने टैरिफ को इंक्रीज कर दिया, राइट। ट्रम्प साहब ने टैरिफ को क्या किया? ट्रम्प साहब ने टैरिफ को इंक्रीज कर दिया। क्लियर? ये चीज दिमाग में रखिए। तो वही चीज बेसिकली इन्होंने यहां पर स्टेट किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, जब इंडियन गवर्नमेंट से पूछा गया तो इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई अभी हम इम्प्लीकेशन को स्टडी कर रहे हैं, राइट। वी वर स्टडीइंग द इम्प्लीकेशन एंड विल टेक ऑल द स्टेप नेसेसरी जिससे हमारा नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर रहे। तो उन्होंने ये चीज क्लियरली स्टेट करी है कि हम देखा जाए, गवर्नमेंट से पूछा गया भाई अब बताओ क्या करोगे अब आप, ट्रम्प साहब ने तो बढ़ा दिया, 25% का टैरिफ लगा दिया और एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगा दी, क्या करेंगे? तो इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया कि हैव सम पेशेंस, वी फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे ऊपर कितना इंप्लीकेशन पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, उसके बाद वील टेक ऑल नेसेसरी स्टेप। बाकी इंडिया ने ये तक भी बोला हुआ है कि अब देखो द टैरिफ रेट इज मार्जिनली लोअर देन द अर्लियर 26% टैरिफ। तो देखा जाए पहले जो इंपोज किया था, जब लिबरेशन डे उन्होंने बोला था ना अप्रैल मंथ में, जब रेसिप्रोकल टैरिफ की बात आई थी, तब उन्होंने इंडिया पर 26% का टैरिफ इंपोज करने की बात करी थी, है ना। अब उन्होंने बोला कि पहले से 1% कम है, बस 1% कम है, 25% कर दिया, पहले 26% का उन्होंने बोला था। अब गवर्नमेंट विल टेक ऑल दी स्टेप नेसेसरी जिससे हमारे नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर हो सके, और हो सकता है कि हम रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएं। तो जितना यूएस हम पे लगा रहा है, हम भी यूएस के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे। लेकिन पॉइंट है कि उसमें इंडिया को लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? अब आप समझिए, अगर हम आज की बात भी करें ना, तो इंडिया वॉज इन अ ट्रेड सरप्लस। इंडिया ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करता था, राइट। सो इंडिया इज अ एक्सपोर्टिंग नेशन विद पर्सपेक्टिव टू यूएस, राइट। हम लोग अराउंड 87 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते थे, और यूएस में हमें कितना मिलता, यूएस कितना बेसिकली हमारे देश में भेजता था, समवेयर अराउंड 42 या 43। तो हम लोग अराउंड 45 बिलियन डॉलर्स ट्रेड सरप्लस में थे। 45 बिलियन डॉलर्स हम ट्रेड सरप्लस में थे, ये चीज यहां पर स्टेट की गई, राइट। तो कहीं ना कहीं हम पे ये, कहीं ना कहीं हम हमारे बिजनेस पर, हमारे एक्सपोर्ट पर और हमारे ट्रेड डेफिसिट और एक्सपेंड होता हुआ बढ़ेगा हमारा, ठीक है, और एक्सपेंड होता हुआ बढ़ेगा। तो ये चीज बेसिकली यहां पर स्टेट की गई। बाकी ट्रम्प साहब ने खुद बोले कि ओवर द इयर्स इंडिया और यूएस ने बहुत कम बिजनेस किया है, राइट, क्योंकि उनके टैरिफ बहुत हाई थे, इतने हाई थे कि दे आर द हाईएस्ट अमंग इन द वर्ल्ड, है ना, दे आर द हाईएस्ट अमंग इन द वर्ल्ड। ये चीज यहां पर बताई गई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट न्यूज, दिस वन। तो फाइनली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड विच इज इन उड़ीसा, वहां से आपका लिफ्ट ऑफ किया, सॉरी नॉट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीहरिकोटा, है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर एक न्यूज जरूर थी, दैट इज डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल को टेस्ट फायर किया था, वो एपीजे अब्दुल कलाम था। बाकी इंडिया और यूएस का जो ज्वाइंट स्पेस अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन जो है, दैट इज निसार, जिसको नासा इसरो सिंथेटिक अपाचर रडार बोला जा रहा है, राइट, जिसमें दो आपके बैंड का यूज किया जाएगा, एल बैंड और एस बैंड, जिसके चलते हमें बहुत स्पेसिफिक एंड बहुत ही टाइमली बेसिस पर, राइट, बहुत ही लेस टाइमली बेसिस पर हमें अर्थ की इमेजेस देखने को मिलेगी, जिससे हम अर्थ की ज्योग्राफी एंड एवरीथिंग विल अंडरस्टैंड, राइट, और आने वाले इंपैक्ट्स भी हम समझते हुए नजर आएंगे। तो वही चीज यहां पर बताई गई। तो फाइनली इंडिया में लॉन्च होना था, तो इंडिया लॉन्चेस नासा एंड इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और देखा जाए निसार अभी तक की सबसे महंगी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होने वाली है, राइट, ये चीज बोली गई। तो वही यहां पर बताया गया कि निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपाचर रडार, राइट, सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च हुई सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। अब देखा जाए किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया, दैट इज GSLV F-16 रॉकेट से, ठीक है, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दैट इज दिस वन। अब अगर हम बात करें तो ये जो GSLV F-16 है, राइट, ये सक्सेसफुली, ये प्रिसाइजली इंजेक्ट करेगा निसार सैटेलाइट, जिसका वेट कितना है 2392 kg, कहां पर,
आपके इंटेंडेड ऑर्बिट में। तो जहां पर भेजना है वहां पर भेजेगा समवेयर अराउंड 700 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, राइट। 700 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस ये भेजने वाला है, ये चीज बताया गया। और बोला खुद गया कि देखा जाए निसार का जो मिशन लाइफ है, मतलब निसार सैटेलाइट जो स्पेस में वर्क करेगी वो कितने सालों के लिए करेगी, तो मिशन लाइफ होने वाला है इसका 5 इयर्स, राइट। तो 5 इयर्स विल बी द मिशन लाइफ ऑफ निसार। तो निसार का मिशन लाइफ कितना होने वाला है, 5 इयर्स होने वाला है। ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब यहां पर बताया भी गया कि निसार करेगा क्या, तो देखो यहां पर बताया भी गया दैट इज कि निसार सैटेलाइट की बात करें तो निसार सैटेलाइट पूरे अर्थ को स्कैन करेगा और प्रोवाइड करेगा ऑल वेदर, मतलब कैसी भी वेदर कंडीशन होगी, चाहे साइक्लोन आ रखा हो, चाहे मॉनसून हो, चाहे कुछ भी हो, ऑल वेदर डे नाइट डेटा, राइट, एट 12 डे के इंटरवल पर। तो हर 12 दिन के इंटरवल पर हमें डे और नाइट का डेटा देगा, जिससे हमें हर 12 दिन में जियोलॉजिकली अर्थ में क्या चेंज हो रहा है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती हुई नजर आएगी, ठीक है। ये चीज बोला गया। अब यहां पर बताया गया इट विल ऑब्जर्व अर्थ विद स्वाथ ऑफ 242 किलोमीटर एंड हाई स्पेशल रेजोल्यूशन। तो बिल्कुल हाई स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। और इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, इस टेक्नोलॉजी का नाम जरूर याद रखना, दैट इज स्वीप SAR टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, राइट, आपका निसार के अंदर और इवन अभी तक के स्पेस एक्सप्लोरेशन में पहली बार जो यूज किया जा रहा है दैट इज स्वीप सार टेक्नोलॉजी, जिससे हमें हाई स्पेशल डेटा मिलेगा। हाई स्पेशल डेटा का मतलब ये होता है वी विल गेट मोर क्लियर इमेजेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम स्पेस, मोर क्लियर इमेजेस, मोर एक्यूरेट इमेजेस, राइट, मोर एक्यूरेट इमेजेस। तो ये टेक्नोलॉजी का पहली बार यूज किया जा रहा है, राइट। ये चीज बोला गया, मतलब इतना इतना प्रिसाइज होगा निसार कि ये अगर अर्थ सरफेस में थोड़ा सा भी चेंज होगा ना, थोड़ा सा भी चेंज होगा, उस थोड़े से भी चेंज को ना पूरा का पूरा, उस थोड़े से भी चेंज को पूरा का पूरा आपका यहां पर स्पेसिफाई करेगा। तो लिखा हुआ है कि निसार कैन डिटेक्ट इवन स्मॉल चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस, छोटे से छोटे चेंजेस को भी ऑब्जर्व करेगा निसार, जैसे ग्राउंड डिफॉर्मेशन, आइस शीट मूवमेंट। तो ग्राउंड अगर डिफॉर्म हो रहा है उसको भी आइस शीट मूवमेंट, राइट। अगर अब मान के चलिए ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है तो कहां पर मेल्ट कर रहा है, राइट। अब आइस शीट कोई छोटी शीट नहीं होती, इट्स अ वेरी बिगर शीट, राइट। तो ग्लेशियर का अगर ग्लेशियर से कोई हिस्सा आइस का टूट जाता है एंड दे फ्लोटिंग ऑन द ओशन, दैट इज व्हाट द आइस शीट इज। तो आइस शीट कहां मूव कर रही है, और जहां आइस शीट मूव करती है आप ये समझिए वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं फ्लड आने के, क्लियर। तो आई शीट मूवमेंट एंड वेजिटेशन डायनामिक, तो वेजिटेशन कैसे बेसिकली डे टू डे चेंज होता हुआ चल रहा है, ये भी चीज बेसिकली निसार स्पेसिफाई करेगा। यहां पर एक चीज और बताएगी कि कुछ आपके स्पेसिफिक क्लासिफिकेशंस भी होंगे, राइट, जैसे सिप डिटेक्शन हो गया, शोरलाइन मॉनिटरिंग हो गई, इवन कोस्टल एरियाज पर भी ये पूरा का पूरा ऑब्जर्व करने वाला है कि भाई शिप को डिटेक्ट करने में भी बहुत मदद करेगा निसार, क्योंकि बहुत ही हाई स्पेशल रिजोल्यूट, हाई स्पेशल टेक्नोलॉजी, हाई स्पेशल डेटा में देने वाला है थ्रू दी आपका स्वीप टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है। सो विल गेट द प्रॉपर इमेजेस एंड प्रॉपर एवरीथिंग, राइट। तो हमें कोस्टल एरियाज में भी जो चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं ना, तो वो भी हमें समझ में आएगा। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट के ग्लेशियर्स पर, इट्स नॉट ओनली अबाउट कोस्टल एरिया पर, इट ऑल्सो अबाउट एवरीथिंग, राइट, एवरीथिंग अबाउट द अर्थ। तो अर्थ में ज्योग्राफिकली जो भी बदलाव होंगे ना, उन सारी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, सारी चीजों के बारे में, एवरीथिंग, राइट, एवरीथिंग ये चीज स्पेसिफाई करेगा। ये खुद बोला गया कि जब निसार की बात करते हैं तो निसार ये पहली सैटेलाइट है जो ऑब्जर्व करेगा अर्थ को विथ डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपार्चर रडार। मैंने खुद बोला था कि इसमें दो रडार है, और पहली बार ऐसा होगा कि दो रडार का यूज कर अर्थ को ऑब्जर्व किया जाएगा। पहला है नासा का एल बैंड, तो नासा की तरफ से कौन सा बैंड गया, कौन सा रडार है, एल बैंड। इसरो की तरफ से कौन सा है, एस बैंड। और दोनों के दोनों जो बैंड है वो बेसिकली यूज कर रहे हैं नासा का 12 मीटर अनफिरेबल मैश रिफ्लेक्टर एंटीना, राइट, मैश रिफरेबल एंटीना, ये यूज किया जा रहा है, ये यूज किया जा रहा है। तो ये चीज आप दिमाग में रखना। बाकी अगर हम यहां पर बात करते हैं तो अभी कहां से लॉन्च हुआ, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ, और जैसे ही ऑर्बिट में पहुंचेगा हमें इमेजेस अब मिलना स्टार्ट होंगी, तो ऑब्वियसली बात है हमें अपडेट भी होगा और आपको और क्लैरिटी मिलेगी रिगार्डिंग कि निसार जो है वो क्या क्या करने वाला है। बाकी आप ये जरूर यहां पर देखना, है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है दैट इज कि निसार की हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकंड।
निसार की जब हम बात करते हैं तो निसार जिसका लाइफ मिशन जो होने वाला है राइट 5 इयर्स का, वो अर्थ को ऑब्जर्व करेगा with a swath of 242 किलोमीटर with high spatial resolution, राइट। तो 5 साल की मिशन लाइफ होगी निसार की, 5 इयर्स की मिशन लाइफ होने वाली है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, 5 साल की मिशन लाइफ होगी और ये अर्थ के 242 किलोमीटर तक का एरिया पूरा का पूरा कवर अप करेगा। बाकी और भी बात है, जब ऑर्बिट होगी तो बाकी एरियाज को भी ये आपका कैप्चर करने वाला है, बट 242 किलोमीटर का स्वाद उसके उसमें आएगा, राइट, उसके कवरेज में आएगा एक बार में। देन ये पहली मेजर अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जिसमें 2 रडार का यूज किया जा रहा है, एक एल-बेंड एंड एक एस-बेंड। एल-बेंड इज फ्रॉम द नासा एंड एस-बेंड फ्रॉम इसरो। वहीं सेकंड radar will allow NISAR to monitor both surface and subsurface changes. So it's not only about कि surface में क्या change हो रहा है, even subsurface में क्या change हो रहा है, that is कि subsurface का मतलब क्या होता है, again that is below the surface, है ना। तो below the surface क्या changes देखने को मिल रहे हैं, right, through cloud, smoke and vegetations के through, right। अब जैसे मान के चलो अगर आपको लग रहा है कि बहुत क्लाउडेड एरिया है, बहुत क्लाउडेड बेसिकली अगर बहुत क्लाउड्स हैं या फिर बहुत वेजिटेशन है, तो अर्थ के बारे में हमें कैसे स्पेसिफाई करेगा, निसा कैन डू दैट, राइट। जैसे मान के चलो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज वेरी डेंसली, राइट, इट अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड आपका फॉरेस्ट है। सो वहां पर भी हमें सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा निसार। दैट इज हाउ बेसिकली एक्यूरेट है, दैट बेसिकली हाउ बेसिकली आपका कितना हाई स्पेशल आपकी टेक्नोलॉजी का यूज कर हमें सब सरफेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। एंड बोला गया कि स्कैन ऑन रिसीव मेथड विल गिव अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ 3 to 10 मीटर्स सेंटीमीटर स्केल वर्टिकल मैपिंग, राइट। तो ये बताया गया कि मैपिंग क्या होगी, अगर वो इमेज कैप्चर करके दे रहे हैं तो वो इमेज बेसिकली कितने सेंटीमीटर एंड कितने कितने रेजोल्यूशन का होगा, ये स्पेसिफाई कर रहा है। यू डोंट हैव टू बेसिकली, आपको इसमें इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है। चलो, तो बस इतना याद रखना कि निसार है क्या, निसार कहां से लॉन्च हुआ, ये एवरीवन नोस। निसार की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, तो ये स्पेसिफिकेशन जरूर लिखिएगा। और ये जो 2 बैंड है ना, एल बैंड और एस बैंड, ये जरूर याद रखना। स्विफ्ट टेक्नोलॉजी वो याद रखना, पहली बार यूज किया जा रहा है, और हाई स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू हमें 242 किलोमीटर का स्वाद बेसिकली कवर अप करेगा अर्थ का, ये भी चीज आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलो, बाकी we'll move on to the next one, and the next one is about what? The next one is about UN report on what? आप सॉरी, ऑफिशियल्स ने क्या बोला, टीआरएफ बेसिकली जो इंक्लूड हुआ आपके टेररिस्ट ग्रुप में, उसको लेकर देखिए। ऑफिशियल्स ने एक चीज स्पेसिफाई करी है कि इंडिया का जो एंटी टेररिस्ट आपका ड्राइव चल रही है, राइट, एंटी टेरर ड्राइव चल रही है, उस एंटी टेरर ड्राइव को और पुश मिला जब यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, टीआरएफ को इंक्लूड किया, राइट, टीआरएफ को इंक्लूड किया एज अ टेररिस्ट ग्रुप। अभी कुछ दिनों पहले, अभी तक यूएन ने किया नहीं है, अभी तक यूएन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया टीआरएफ को एज अ टेररिस्ट ग्रुप, बट अभी तक सिर्फ यूएस ने किया है। सो फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ, तो फाइनली अभी तक सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ बिकेम अ नेशन, बिगर नेशन, जिसने द रेजिस्टेंस फ्रंट, दी आपका मिलिट्री विंग ऑफ द लश्कर ए तैयबा, राइट, उसको उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, राइट। एंड अभी तक यूएन ने किया नहीं है, लेकिन हाँ, यूएस के करने से हमारे पास एक प्रॉपर, राइट, हमारे पास एक प्रॉपर केस होगा, और हमारे पास एक प्रॉपर आपका बोल सकते हैं एक प्रॉपर हमारे पास वो होने वाला है, दैट इज जस्ट अ सेकेंड, राइट, हाँ, तो एक प्रॉपर हमारे पास एक पुश मिलेगा यूएन के अंदर, जिसके थ्रू हम एंटी टेरर ड्राइव को और पुश कर सकते हैं, और टीआरएफ को यूनाइटेड नेशन का 1267 सैंक्शन लिस्ट में उसको लिस्ट डाउन करवा सकते हैं। तो यूएन की एक लिस्ट है, राइट, 1267, एंड 1267 लिस्ट इज बेसिकली, उसमें वो सारे के सारे टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को लिस्ट डाउन करते हैं, है ना, वो बताते हैं कि दीज आर द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप्स। अभी उसमें टीआरएफ को इंक्लूड नहीं किया गया, बट इंडिया पुश कर रहा है कि टीआरएफ इंक्लूड होना चाहिए। तो वही चीज यहां पर बताई गई है कि यूएन की रिपोर्ट बात करती है इंक्लूजन ऑफ टीआरएफ को, अ बूस्ट टू इंडियाज एंटी टेरर ड्राइव। तो यूएस के
डिक्लेयर करने के बाद यूएन ने अपनी एक रिपोर्ट में भी टीआरएफ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन राइट इंक्लूड करने की बात करी है कि हम उसको इस रिपोर्ट में इंक्लूड करेंगे और फर्दर आगे चलकर हम इसको टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करने वाले हैं। तो ये बोला गया कि इंडिया का जो ग्लोबल कैंपेन चल रहा है अगेंस्ट अ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रिसीव्ड अ बूस्ट। क्यों बूस्ट मिला? क्यों? क्योंकि टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट अभी रिसेंट रिपोर्ट जो थी काउंटर टेरर कमेटी की ऑफ द यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल उसमें उसको लिस्ट डाउन किया गया है राइट। अभी रिपोर्ट में लिस्ट डाउन किया गया, अभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया गया। ठीक है, तो अभी तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया है, अभी तक सिर्फ लिस्ट डाउन किया गया है। ठीक है, अभी तक सिर्फ लिस्ट डाउन किया गया है, तो ये चीज आप जरूर दिमाग में रखना। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। हाँ, चलो, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। हाँ, अभी सो व्हाट इज एल बेंड एंड एस बेंड? देख बेटा, एल बेंड एंड एस बेंड क्या है राइट। एल बेंड एंड एस बेंड की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये दो फ्रीक्वेंसी होती है राइट। दी आर दी फ्रीक्वेंसी रेंजेस एंड इन फ्रीक्वेंसी रेंजेस के बेसिस पर राइट हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब जैसे नासा का एल बैंड है, तो नासा के एल बैंड के थ्रू ना हमें हमें सब सरफेस अर्थ के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मतलब आपके स्टॉर्म क्लाउड हो, हैवी रेनफॉल हो राइट, हाई वेजिटेशन हो, आपको सरफेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी थ्रू अ एल बैंड, थ्रू अ एल बैंड राइट। वहीं जब हम एस बैंड की बात करते हैं तो एस बैंड यूज किया जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट में मेजरली राइट। जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो, आपके ब्रॉडबैंड हो गए, रडार सिस्टम हो गए, इन सब में नेविगेशन एप्लीकेशन हो गया, इन सब में एस बैंड का यूज किया जाता है। तो देखो सिंपल सा, एल बैंड और एस बैंड ये दो फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं राइट। दीज आर दी टू फ्रीक्वेंसी रेंजेस। अब इसमें रेडियो वेव्स का यूज, रेडियो स्पेक्ट्रम का यूज होता है राइट। एंड इवन ये यूज की जाती है किसमें? आपके रेडियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में। मेजरली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में इन फ्रीक्वेंसीज का बहुत यूज करते हैं राइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में। लेकिन ऑब्वियस ही बात है बाकी अदर एप्लीकेशंस में भी इनको यूज किया जाता है। जब हम स्पेसिफाई करते हैं आपके एल बैंड की, तो एल बैंड इज अ फ्रीक्वेंसी जिसके थ्रू आपको सब सरफेस इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। मतलब सरफेस इंफॉर्मेशन का मतलब यू विल गेट द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सरफेस। इवन तो कितनी भी हैवी क्लाउड्स हो, कितनी भी आपके स्टोमी आपकी रेनफॉल हो रखी हो, चाहे कितना भी हैवी वेजिटेशन हो, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ सरफेस। एस बैंड की जब हम बात करें, जो इसरो ने बेसिकली लगाया, एस बैंड इज बेसिकली जो कि अगेन टेलीविजन और इन सब में यूज किया जाता है। ठीक है, इन सब में यूज किया जाता है। वो इतना आपका गीगाहर्ट्ज का नहीं होता, बस इतना समझिएगा। ठीक है, चलो, शॉर्टर वेवलेंथ होती है एल बैंड की, हायर वेवलेंथ है, इसकी शॉर्टर वेवलेंथ है राइट, शॉर्टर वेवलेंथ है ये। इस एस बैंड आप ये समझो, एस बैंड में आपको रेजोल्यूशन अच्छा मिलेगा राइट, क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। और एल बैंड इज अबाउट व्हाट? एल बैंड जो कि सब सरफेस की इंफॉर्मेशन भी आपको दे देगा। और एस बैंड हाई रेजोल्यूशन राइट, हाई रेजोल्यूशन की आपको बेसिकली इमेजेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? सर किसी नेशन और कंट्री के टीआरएफ को टेरर ग्रुप रिकॉग्नाइज और लिस्ट डाउन करने से क्या होगा? वो एक्टिव तो फिर भी होंगे ना? यस मधु, देखो होंगे, बट द पॉइंट है कि अगर जब आप किसी नेशन के ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जब डिक्लेयर करते हो ना, ठीक, ऑब्वियस सी बात है अगर पाकिस्तान में एक्टिव है टीआरएफ, तो ये सबको पता है कि भाई टीआरएफ पाकिस्तान में है। अब अगेन टीआरएफ अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो गया तो इंडिया ये लेके जा सकता है कि पाकिस्तान इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन, पाकिस्तान को एक्शन ले ही नहीं रहा है टेररिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट, जिससे पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर होगा
और पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो काम करेगी उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को शांत कराने के लिए। अगेन उससे हमें ही फायदा है ना, उससे हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर एरिया पर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है वो रिड्यूस होगा कि इंक्रीज होगा? वो रिड्यूस होगा। तो प्रेशर बनता है, हमारे प्रेशर बनाने से कुछ नहीं होने वाला। हम तो प्रेशर कितने सालों से बना रहे हैं। नाउ वी वांट प्रेशर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो वो अगर प्रेशर बनाएंगे पाकिस्तान के ऊपर कि भाई आप कुछ तो काम करो, कुछ तो एक्शन लो, तब जाकर, राइट, तब जाकर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे एक्शन ले पाएगी। क्लियर? चलो, तभी वही यहां पर बोला गया कि आफ्टर द यूएस हैज रिकॉग्नाइज्ड टीआरएफ एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे हैव लिस्टेड डाउन टीआरएफ एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद यहां पर यूनाइटेड नेशन ने भी अपनी एक रिपोर्ट, रीसेंट रिपोर्ट में ऑफ द काउंटर टेरर कमेटी की रिपोर्ट में उसने टीआरएफ को भी इंक्लूड किया, उस रिपोर्ट में इंक्लूड किया, लेकिन अभी तक उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया है, राइट? बट हाँ, दे विल सून बी डिक्लेयरिंग, सून दे विल बी डिक्लेयरिंग टीआरएफ एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज यहां पर बताई गई। अब देखो, अब कहीं ना कहीं यूएन की रिपोर्ट में इस टीआरएफ का नाम जुड़ने से, जो कि कल्प्रिट था, है ना, अक्यूज था, अक्यूज क्या, अक्यूज ही था, अक्यूज था आपके पहलगांव अटैक का, यही ऑर्गेनाइजेशन अक्यूज है, कल्प्रिट है, राइट, पहलगांव अटैक का। तो भाई यहां पर बोला गया कि अभी यूएस डिपार्टमेंट ने जब इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, उससे एक पुश मिला और यूएन ने अपनी रिपोर्ट में भी इसको लिस्ट डाउन किया, इसको लिस्ट डाउन किया। लेकिन हाँ, और बहुत जल्दी आपके यूएन की 1267 सैंक्शंस कमेटी जो है, 1267 सैंक्शंस कमेटी, वो कहीं ना कहीं टीआरएफ को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करेगी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करेगी। ठीक है, चलो बाकी आगे बढ़ते हैं। स्टेट न्यूज की बात करें, स्टेट न्यूज में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो विल मूव फर्दर, विल मूव फर्दर, राइट, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अच्छा, एक इशू बहुत चल रहा है, इवन पार्लियामेंट में भी उस इशू के बारे में बात हो रही है, नन्स के बारे में, राइट, नन्स के बारे में। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं, इवन दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन नन्स का मैं थोड़ा आपको इशू बता देता हूं कि इशू है क्या, अल्टीमेटली किस बात पे आके बात अटक चुकी है, क्या बेसिकली इशू होता हुआ नजर आ रहा है, राइट, नन्स को लेकर, वो भी इन दी स्पेसिफिक इन दी स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है, छत्तीसगढ़ में एक दुर्ग जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में दो नन को अरेस्ट किया गया और वहां के एक लोकल रेजिडेंट को अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए वो चार्जेस लगाए गए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के और फोर्सिबली आप किसी ह्यूमन को कन्वर्ट करा रहे हो, राइट? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और किसी आप इंसान को फोर्सफुली कन्वर्ट करा रहे हो, उस तरीके के चार्जेस इंपोज किए गए हैं, राइट, एंड जिसके चलते उनको जेल में डाल दिया, उनको अरेस्ट कर लिया, जिसके चलते स्पेसिफिकली इन दी स्टेट ऑफ केरला, राइट, वहां पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, स्पेसिफिकली द नन कम्युनिटी, वो वे आपका स्टेट वाइड प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रही है, स्टेट वाइड। इवन छत्तीसगढ़ में भी जो नन्स हैं वो भी प्रोटेस्ट करती हुई आ रही है कि उनके ऊपर गलत चार्जेस इंपोज किए गए, उनके ऊपर गलत चार्जेस लगाए गए, उन्होंने कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कोई उन्होंने फोर्सली कन्वर्जन कराने की बात नहीं करी है, राइट, उसको लेकर प्रोटेस्ट चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी इतना बड़ा इशू नहीं बना कि हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, बट हाँ, हम जरूर इसको कवर अप करेंगे, बट अभी थोड़ा सा और इसको थोड़ा हाइपर हो जाने दो, है ना। जहां तक लग रहा है कि अभी ये बस एक लोकल न्यूज थी जहां पर एक दो नन को बेसिकली अरेस्ट किया, बट हाँ, बिकॉज ऑफ द रिलीजियस फैक्टर ये इतनी ज्यादा लाइमलाइट में आ गई, बस रिलीजियस फैक्टर के चक्कर में इतनी लाइमलाइट में आ गई, इसीलिए हम इसको नहीं कवर अप कर रहे, क्योंकि अगेन ये चीज एग्जामिनेशन में आपसे नहीं पूछी जाएगी, राइट। हाँ, ये जरूर पूछ सकते हैं कि फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट कराना दूसरे रिलीजन में वो कौन सा ऑफेंस होता है, कहां दिया गया, किस एक्ट में है, ये सब आप पूछ सकते हो। तो अब ये चीज आपका टास्क है कि आप ये जरूर लिस्ट डाउन करें और ये चीज जरूर दिमाग में रखें कि अगर आप किसी इंसान को फोर्सफुली कन्वर्ट करा रहे हो तो इज इट एन ऑफेंस और नॉट, राइट। चलो बाकी हम बात करते हैं। तो कल इंडिया और यूएई की ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी की 13th मीटिंग थी, राइट, और 13th डिफेंस मीटिंग जो थी वो बेसिकली पहली बार आपकी सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग भी बनी। मतलब हमेशा से हर साल इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की ना, हर साल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी, है ना, मीटिंग होती है, राइट। तो इस बार 13th थी, 13th इंडिया यूएई
ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग, तो इंडिया के डिफेंस के ऑफिशियल्स और यूए के डिफेंस के ऑफिशियल्स, राइट, आपकी मुलाकात हुई और 13th मीटिंग थी। अब इस 13th मीटिंग को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया। आप कभी कभी मीटिंग को अपग्रेड करते हो ना, तो ये अब अपग्रेड करके डिफेंस ऑफिशियल्स तो मुलाकात किए, मुलाकात करने के साथ साथ सेक्रेटरीज जो हैं, राइट, राइट, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं सेक्रेटरीज, सेक्रेटरी, राइट, यूएई और इंडिया के, उन्होंने भी मुलाकात करी। तो ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग पहली बार अपग्रेड होकर सेक्रेटरी लेवल के लिए पहुंची, राइट, सेक्रेटरी लेवल के लिए पहुंची। ये चीज यहां पर बताया गया। तो वही बोला गया कि दोनों कंट्रीज इंडिया एंड यूएई दे हैव बेसिकली कमिटेड कि वो अपने दोनों देशों के बीच में बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को और स्ट्रेंथन करेंगे, और दोनों साइड ने बेसिकली वादा किया है कि डिफेंस टाइज जो है वो एलिवेट किया जाएगा, एंड टू मैच दी व्हाट ग्रोइंग मोमेंटम इन एरिया सच एज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड सोशल रिलेशन, राइट। तो नॉट ओनली रिलेटेड टू दी डिफेंस, डिफेंस के साथ साथ हम ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और सोशल रिलेशंस में भी अपने रिलेशनशिप को, अपने टाइज को और स्ट्रेंथन करते हुए चलेंगे, राइट, और स्ट्रेंथन करते हुए चलेंगे। ये चीज यहां पर बताई गई है। बाकी बोला गया है कि अब इस मीटिंग से क्या होता है, इस मीटिंग से, डिफेंस कोऑपरेशन की मीटिंग से हम लोग बेसिकली डिफेंस एक्सरसाइजेस जो हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेस को भी बढ़ाते हुए चलते हैं, राइट। तो कुछ टेक्निक्स हम भी उनको देते हैं, वो टेक्निक्स हमें भी सिखाते हैं कि क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो टू साइड्स अग्रीड कि दे विल एनहेंस मिलिट्री ट्रेनिंग कोऑपरेशन एंड डिस्कस करेंगे रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स की। इंडिया ने ऑफर किया है कि हम आपको कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, राइट, जिससे यूएई की जो नीड है वो भी फुलफिल होगी। तो यूएई के लोगों को, यूएई के डिफेंस टीम को ज्यादा जरूरत है आपके आपके ट्रेनिंग्स की, राइट, एंड वो इंडियन गवर्नमेंट ने वादा किया है कि हम आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मॉड्यूल्स दे देंगे। वो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे, आपको इनहेंस कर रहे हैं अपने डिफेंस को। देन दोनों नेशन अग्री भी किए कि भाई हम लोग कोऑपरेट करेंगे मैरिटाइम सिक्योरिटी पर भी, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी डिफेंस मिनिस्ट्रीज के बीच में, राइट। तो इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री और इवन आपके यूए की डिफेंस मिनिस्ट्रीज के बीच में रियल टाइम डेटा शेयर किया जाएगा, राइट, रियल टाइम डेटा शेयर किया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, मूविंग फर्दर, ये देखिए, तो अभी बताया गया दैट सेंटर नोटिफाई किया है कि देयर विल बी अ सिंगल विंडो सिस्टम फॉर अपॉइंटिंग स्टेट डीजीपीज विद डिटेल्ड चेकलिस्ट। अब बताया गया, यूनियन गवर्नमेंट ने क्लैरिटी दे दी। यूनियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि हर स्टेट का, अच्छा हर स्टेट देखो, यूपी की पुलिस इट्स अंडर द यूपी गवर्नमेंट, इसमें कोई डिनाई नहीं करता, राइट। राजस्थान की पुलिस इज अंडर द हैंड ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की पुलिस इज अंडर द हैंड ऑफ आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। दिल्ली एक्सेप्शन ले लो, दिल्ली का एक्सेप्शन ले लो कि दिल्ली पुलिस इज अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री, राइट। अब यहां पर आप देखिए होता क्या है कि हर स्टेट में ना एक डीजीपी होता है। डीजीपी मतलब बॉस, पुलिस का बॉस है वो, सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर होता है डीजीपी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस। क्या होता है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को कुछ सालों पहले ना बदलाव किया गया था। क्या है कि कई बार क्या होता था कि कोई रिटायर होता था ना, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर रिटायर हो जाता था, तो जैसे ही पुलिस ऑफिसर रिटायर होने वाला होता था उसको डीजीपी बना देते थे, जिसका, क्योंकि डीजीपी का टेन्योर 2 साल का होता है, सॉरी 6 महीने का होता है मिनिमम, तो उसका 6 महीने और टेन्योर खिंच जाता था। तो अगेन लोग इसको ना मिसयूज करते थे। और दूसरा क्या है, 2-2 महीने, 3-3 महीने के लिए डीजीपी बनते थे, और इवन स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं चाहती थी कि कोई एक इंसान डीजीपी इतने लंबे समय तक रहे, राइट, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को वो पूरा समझ लेगा, पूरे उसके कंट्रोल में है, तो वो अपने हिसाब से मोल्ड कर पाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं रहेगी जितनी पावर उस इंसान के पास रहेगी। समझ रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि कोई भी इंसान डीजीपी इतने लंबे समय तक रहे। लेकिन देखने में ये बना, आप जैसे खुद बोलो, अगर मैं किसी इंसान को डीजीपी बनाऊं 2 साल, 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, आप मुझे बताइए 2 महीने में क्या ही बदलाव कर देगा वो? 2 महीने तो उसको सिंकन करने में लग जाएंगे, सिस्टम कैसे वर्क करता है। इवन तो आईपीएस ऑफिसर है, हमेशा से उसने काम किया है, लेकिन उसको समझने में टाइम लग जाएगा यार कि डीजीपी का काम क्या होता है, क्या नहीं होता। उसके पहले रिटायरमेंट। तो कोई प्रोग्रेस हुआ पुलिस सिस्टम में? बिल्कुल नहीं। कोई प्रोग्रेस हुआ? बिल्कुल नहीं, राइट। अब इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट ने क्लियरली मैंडेट कर दिया। यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि डीजीपी वही ऑफिसर बनेगा जिसका रिटेंशन पीरियड मिनिमम 6 मंथ्स हो, मतलब वो 6 महीने की डीजीपी की सर्विस दे पाए, वही आईपीएस ऑफिसर डीजीपी बनेगा। ऐसा नहीं है किसी के रिटायरमेंट में 2 महीने का समय बचा है उसको 2 महीने के लिए डीजीपी बना दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
आपको मिनिमम पीरियड डीजीपी को जो देना पड़ेगा ना, वो 6 महीने का देना पड़ेगा मिनिमम पीरियड। तभी वो इंसान डीजीपी बनने के लिए अगेन एलिजिबल होगा। अगर मान के चलो मनु मिश्रा, इट्स अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर, राइट, वो रिटायर होने वाले हैं कब? इन द मंथ ऑफ आपका सितंबर। मुझे यूपी गवर्नमेंट डीजीपी बनाती है? नहीं बना सकती। मुझे डीजीपी या डीजीपी उसी इंसान को बनाएगी अगेन जिसका टेन्योर या जिसका रिटायरमेंट अभी 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है। कि मिनिमम एक इंसान डीजीपी 6 महीने तो रहे, 6 महीने तो रहे, ये चीज बोला गया। तो वही लिखा गया, द पुलिस ऑफिसर शुड हैव मिनिमम रेसिडुअल सर्विस ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, राइट। वही इंसान आपका क्या बन पाएगा? आपका डीजीपी बन पाएगा। तो वही बोला गया दैट यूनियन गवर्नमेंट हैड नोटिफाइड कि एक सिंगल विंडो होगी, एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा फॉर द अपॉइंटिंग ऑफ डीजीपी और द हेड ऑफ द पुलिस फोर्स ऑफ द स्टेट। डीजी मतलब पुलिस फोर्स का हेड उस स्टेट का, राइट। तो अभी हर स्टेट का अपना अपना है, लेकिन यहां पर बोला गया कि भैया, यहां पर क्लियरली ये चीज यहां पर बोली गई कि अब एक सिंगल विंडो होगी, उस सिंगल विंडो के थ्रू हर स्टेट में डीजीपी जो अपॉइंट होंगे सेम प्रोसेस से होंगे और सेम फंडे से होंगे। ये चीज उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया। तो बोला गया जो नई पॉलिसी आई है, वो नई पॉलिसी इफेक्टिव हुई थी कब से? 22 अप्रैल से, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सेवरल स्टेट नॉट फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो प्रकाश सिंह केस हुआ था एक, उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा था। क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर जो पुलिस कमिश्नर थे ना प्रकाश सिंह, उन्होंने बेसिकली केस फाइल किया था और उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे, राइट। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी और यूनियन गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस इशू करी थी। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी बेसिकली आपके गाइडलाइंस इशू करी, और उसी गाइडलाइंस के बेसिस पर यूनियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि भाई टॉप मोस्ट जो आपका पुलिस ऑफिसर होता है उसके अपॉइंटमेंट को लेकर क्या होना चाहिए। इसीलिए, राइट, आपका प्रकाश सिंह केस सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ था उसके बेसिस पर गाइडलाइंस बनी और यूनियन गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस बनाई और नई पॉलिसी बेसिकली आपकी इफेक्टिव हो गई कब से? 22 से। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ना इस पॉलिसी को मान नहीं रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि नाउ इट्स अ हाई टाइम कि हम फॉलो करवाएं और अब सिंगल विंडो सिस्टम होगा, राइट, जिसमें डिटेल्स होंगी, डिटेल चेकलिस्ट होगी, स्टैंडर्डाइज सिस्टम टू यूज फॉर्मेट होगा, राइट, जिससे स्टेट अपने प्रपोजल भेज सकते हैं कि भाई हम इनको डीजी बनाना चाहते हैं, इनको डीजी बनाना चाहते हैं। फिर आपका फैसिलिटेटिंग जो है वो स्मूथ हो जाएगा, एक्सपीडिशन जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा बाय द यूपीएससी। ये चीज यहां पर बताया गया, मतलब यूपीएससी प्रॉपर चेकलिस्ट एंड प्रॉपर डिटेल्स स्टेट डाल देगा, यूपीएससी विल फाइंड इट आउट कि किसको बेसिकली डीजीपी बनाना है, राइट, किसको बेसिकली डीजीपी बनाना है। ये चीज यहां पर बताया गया। तो बेसिकली मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं कि क्या है, होता क्या है कि डीजीपी बनाना ये हमेशा से स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आती थी, राइट। स्टेट गवर्नमेंट आपके यूपीएससी को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको 2-3 लोगों का नाम भेजता था और 2-3 लोगों में से किसी एक इंसान को डीजीपी डीजीपी बना देते थे, ठीक है। अब पॉइंट इस बात का है, हर स्टेट का अपना अपना फंडा था। तमिलनाडु का अपना अलग फंडा था, तमिलनाडु अलग तरीके से लिस्ट भेजता था, यूपी गवर्नमेंट अपने अलग तरीके से लिस्ट भेजता था कि यूपी में डीजीपी बनने के लिए अलग क्वालिफिकेशंस हैं, तमिलनाडु में डीजीपी बनने के लिए अलग क्वालिफिकेशंस हैं। जैसे अभी करंट में यूपी के डीजीपी जो है वो प्रशांत कुमार है। अब प्रशांत कुमार जो डीजीपी बने, राइट, उन जब वो डीजीपी नहीं थे ना, तो ही वाज अ व्हाट, ही वाज अ आईजी ऑफ आपका आईजी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। वो आईजी थे लॉ एंड ऑर्डर के। पता है उनके ऊपर भी कई सारे सीनियर ऑफिशियल्स थे। ऐसा नहीं था कि ही वाज अ सीनियर मोस्ट, और सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर थे तो उनको डीजी बना दिया, नहीं। उनके ऊपर 5 से 6 और सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स थे, उनको सुपरसीड करके वो डीजीपी बन गए, राइट, उन सबको सुपरसीड करके डीजीपी बन गए। जो पूरे लाइफ टाइम जो 7 से 8 आईपीएस ऑफिसर जो उनसे सीनियर रहे, लाइफ टाइम पूरे लाइफ सर्विस लाइफ टाइम में, लास्ट में वो जूनियर हो गए प्रशांत कुमार के, राइट। और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से मोल्ड करती रहती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने इंसान को अपॉइंट करती है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। प्रशांत कुमार गलत नहीं है, राइट, प्रशांत कुमार है बहुत बढ़िया डीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट चल रहा है अभी यूपी में, कोई बदतमीजी नहीं करता है, जो भी बदतमीजी करता है उसका बेचारा गाड़ी पलट जाती है ना। तो परफेक्ट चल रहा है अभी। बट पॉइंट इस बात का है कि हर केस में ये चीज आपकी नहीं हो सकती ना। इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि यार ये देखो, आईपीएस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में आता है, इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, इवन दो स्टेट में अपॉइंट हो रहे हैं, लेकिन
एक सिंगल सिस्टम होना चाहिए ना कि तमिलनाडु का डीजीपी और यूपी का डीजीपी दोनों सेम तरीके से अपॉइंट हुए हो। ऐसा ना हो कि उधर अलग केस सिनेरियो है, इधर अलग केस सिनेरियो है, ये तो गलत हो जाएगा। इसीलिए यूनियन होम मिनिस्ट्री ने क्लियरली स्टेट किया था कि हम एक पॉलिसी लेके आएंगे, उस पॉलिसी के थ्रू एक विंडो होगी, उस विंडो में यूपीएससी जिस स्टेट को अपना डीजीपी चेंज कराना है या अपॉइंट करना है, वो लिस्ट डाल दे, कुछ आईपीएस ऑफिसर्स की चेकलिस्ट डाल दे और उनकी क्वालिफिकेशंस लिख दे। यूपीएससी रिकमेंड करके दे देगा कि भाई इनको आप डीजीपी बना सकते हो, जिससे एक अगेन सारे स्टेट में एक प्रोसेस फॉलो किया जाएगा डीजीपी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस को अपॉइंट करने का। अभी सारे स्टेट्स में सेम प्रोसेस नहीं है, अभी सेम प्रोसेस हमें करना है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये चीज बोल रखी है, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये चीज बोल रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी चीज स्टेट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद बोला है, दैट इज व्हाट, दैट इज कि हम चाहते हैं, राइट, वी वांट कि एक सिंगल प्रोसेस हो, एक सेम विंडो हो, जिसके थ्रू सारे स्टेट्स में डीजीपी अपॉइंट जो हो रहे हैं वो सेम तरीके से हो रहे हैं, राइट, सेम तरीके से हो रहे हैं। ये चीज यहां पर बताया गया। बाकी इधर देखिए तो अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला कि रेलवे को 17,000 नॉन एसी जनरल एंड स्लीपर कोचेस मिलेंगे इन द नेक्स्ट 5 इयर्स में, राइट। इन द नेक्स्ट 5 इयर्स में हमें 17,000 नॉन एसी जनरल एंड स्लीपर कोचेस मिलने वाले हैं, सेज अश्विनी वैष्णव, सेज अश्विनी वैष्णव, ठीक है, ये चीज याद रखना। बाकी आई होप सब लोगों को पता लग गया होगा, है ना। मैं फिर से एक बार इन्फॉर्म कर देता हूं टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू, दैट इज व्हाट, दैट इज कि आज की अगर हम बात करें टुडे 3 PM, at what time? 3 PM we will be having a session of what, of July month current affairs roundup, right? So 3 PM पर हम लोग जुलाई मंथ का आज करंट अफेयर्स का राउंड अप करने वाले हैं, तो डू मेक श्योर ऑफ, डू मेक योर सेल्फ अवेलेबल एट 3 PM, राइट, ऑन दिस स्पेसिफिक चैनल ओनली, जहां पर हम लोग जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स का राउंड अप करेंगे। क्लियर? तो ये चीज आप दिमाग में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन क्या है, देखो अब यहां पर बताया गया, नो फोन कॉल बिटवीन पीएम एंड ट्रम्प ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर से जयशंकर, राइट। तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफिशियली अगर हम बोले तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने क्लियरली ये चीज यहां पर बताई गई, राइट, कि कोई फोन कॉल नहीं हुआ, कोई फोन कॉल नहीं हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप का ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, कोई फोन कॉल नहीं था, नो फोन कॉल, राइट, नो डिस्कशन, ये चीज क्लियरली कर दिया। तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में अब खुल के बोल रही है, अब तो टैरिफ लगा ही दिया, अब तो क्या ही मतलब, तो खुल के बोल रही है कि नहीं हुई भाई बातचीत, ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं, अब तो 25% का टैरिफ लग ही गया है। चलो फाइनली अमित शाह ने एक और चीज बोली, अमित शाह ने बोला कि यू विल बी सरप्राइज कि कोई किसी भी लोकल ने, राइट, किसी भी लोकल ने पास्ट 6 मंथ्स में किसी भी टेरर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, राइट। तो ये बताता है कि कैसे हमारी सरकार जम्मू एंड कश्मीर में कितना इफेक्टिवली काम कर रही है, कि नो लोकल हैज ज्वाइंड एनी टेरर ग्रुप कैंप्स, राइट, इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, right, in the past 6 months, in the past 6 months, कि last 6 months में there is no person who has joined any terror group from the UT of Jammu and Kashmir. Now moving further, आगे बढ़ते हैं। Now this one again, so what happened? So Lok Sabha passes resolution to extend president rule in Manipur for the 6 more months. तो फाइनली मणिपुर के अंदर प्रेसिडेंट रूल को फिर से एक्सटेंड कर दिया 6 और महीने के लिए, राइट, 6 और महीने के लिए। तो अगेन मणिपुर में स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है, तो वो स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड हो चुका है फॉर अगेन 6 मोर मंथ्स के लिए, 6 और महीने के लिए, है ना। तो वही बोला गया दैट लोकसभा हैड पासेस अ रेजोल्यूशन जिससे एक्सटेंड हुआ प्रेसिडेंट रूल मणिपुर के अंदर 6 और महीनों के लिए, 6 मोर मंथ्स के लिए, ठीक है। इजी वन, सिंपल वन, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। चलो हमने ये सब कवर अप किया हुआ है, प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, एवरीथिंग वी हैव डन, राइट, मणिपुर की क्राइसिस, एवरीथिंग वी हैव डन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब डीजीसीए, है ना, तो वही चीज यहां पर बताएगी। डीजीसीए मतलब क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हमारे देश में आपका रेगुलेटरी बॉडी है आपके सिविल एविएशन को लेकर, राइट। तो वही है, तो यहाँ पर बताया कि डीजीसीए ने डीजीसीए का ऑडिट किया और ऑडिट में पता लगा कि 19 क्रिटिकल सेफ्टी ब्रीचेस किए गए एयर इंडिया के द्वारा, राइट। तो
हमारे सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए, उसने खुद बोला कि वी हैव फाउंड अ हाई नंबर ऑफ फाइंडिंग्स इज नॉर्मल। उन्होंने बोला कि हाईएस्ट मतलब फाइंडिंग्स आर नॉर्मल, मेजॉरिटी ऑफ दी चीजें बराबर है, सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, से देयर आर समथिंग 19 क्रिटिकल सेफ्टी ब्रीचेस हमें देखने को मिलते हैं एयर इंडिया में, राइट। 19 क्रिटिकल ब्रीचेस हमें देखने को मिले। अब बताया यही गया कि देखा जाए तो अब ये पूरे के पूरे जितने भी हमारे देश में एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं, राइट, ऑपरेटर्स कंपनीज हैं, जैसे कि इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, एयर इंडिया हो गया, राइट, तो आपका आकाश हो गया, तो बोला गया रेगुलेटर से हाई नंबर ऑफ फाइंडिंग इज नॉर्मल, रिफ्लेक्ट स्केल ऑफ ऑपरेशन, नॉट एनली अनयूजुअल लैप्स, कोई अनयूजुअल लैप्स नहीं मिला। 300 प्लेन्स थे बेसिकली, द एयरलाइन हैड 74 लेवल 2 फाइंडिंग, इंडिगो के पास 419 एयरक्राफ्ट है 23, मतलब आउट ऑफ इंडिगो, टोटल इंडिगो के पास एयरप्लेन्स है 419 आउट ऑफ 23, उनमें कुछ हमें ब्रीचेस देखने को मिले उन प्लेन्स में। वहीं एयर इंडिया की बात करें तो अगेन एयर इंडिया में हमें 2 फाइंडिंग्स देखने को मिली है आउट ऑफ 74, आउट ऑफ 74, ये चीज यहाँ पर बताया गया। ठीक है, चलो, तो बस अभी यही है कि डीजीसी इज वेरी मच एक्टिव रिगार्डिंग दी व्हाट, रिगार्डिंग आपका सेफ्टी को लेकर, सिविल एविएशन सेफ्टी को लेकर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मूविंग फर्दर ऑन दी अगेन एडिटोरियल वन, तो यस वी हैव टू इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स। पहला, इट्स अबाउट दिस वन, जो भी नन्स को अरेस्ट किया गया ना उसको लेकर है। तो अगेन नन्स को अरेस्ट क्यों किया गया मैंने आपको खुद बताया, अपन इसको एडिटोरियल में एक बार कवर अप करेंगे। दूसरा जो एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो इंपॉर्टेंट होगा ये वाला, बूस्ट द कैपेसिटी ऑफ लीगल एड सिस्टम, राइट। कि लीगल एड सिस्टम क्या होता है, एड मतलब हेल्प, तो लीगल हेल्प, अब जैसे मान के चलो कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि अंडर ट्रायल है आपके प्रिजन के अंदर, और उन अंडर ट्रायल्स में अगेन देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे कैन नॉट अफोर्ड दी व्हाट, आपका लीगल हेल्प है ना, वो किसी एडवोकेट को हायर नहीं कर सकते, बिकॉज दे डोंट हैव द कैपेसिटी, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, दे डोंट हैव द मनी, राइट। इसीलिए हमारे देश में लीगल एड कॉन्सेप्ट है, हमारे देश में लीगल एड सिस्टम है, जिसके चलते लोगों को लीगली मदद करी जाती है, लीगल एड दिया जाता है ना। तो हम एक एक करके एडिटोरियल पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले जो हम एडिटोरियल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ये वाला, दैट इज अरेस्ट एंड अनरेस्ट। क्या बताया गया, यहां पर नन्स की बात की गई है। तो बोला यही किया गया कि अभी 2 कैथोलिक नर्स अरेस्ट की गई बाई दी छत्तीसगढ़ पुलिस, किस चार्जेस पर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चार्जेस पर और फोर्स कन्वर्जन के चार्जेस पर, राइट, फोर्स कन्वर्जन के चार्जेस पर। और ये एक अनदर इंस्टांस है ऑफ ग्रोइंग रिलीजियस रिलेटेड हरासमेंट, है ना, के धर्म के नाम पर, राइट, रिलीजन के नाम पर आप क्या कर रहे हो, हरास करते हुए चल रहे हो। आगे बताया गया कि केरला की सिस्टर्स हैं, राइट, 2 केरला की सिस्टर्स, प्रीति मेरी एंड आपका वंदा फ्रांसिस, राइट। तो 2 नन्स जो कि केरला की है, केरला की नन्स है, जो कि अगेन दे वर बेसिकली वर्किंग इन छत्तीसगढ़, एक प्रीति मैरी एंड आपका वंदना फ्रांसिस, ये कौन सा नाम है, वंदना फ्रांसिस, फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ व्हाट, असीसी सिस्टर्स ऑफ मैरी एमिकुलेट, है ना, फ्रॉम, मतलब ये जैसे क्या होता है, जैसे हमारे आप हिंदू रिलीजन में देखो, हिंदू रिलीजन में आप देखते हो ना कि हिंदू रिलीजन में आपके अखाड़ास होते हैं, राइट, अखाड़ास होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके सेक्शंस होते हैं हिंदू रिलीजन के अंदर में। तो सेम गोज विद दी व्हाट, सेम गोज विद दी क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर भी बेसिकली एक अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं, रिलीजियस ऑर्डर्स होते हैं। तो ये 2 सिस्टर्स, दो नन्स हैं आपकी, प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस, दे बिलोंग टू द ऑर्डर ऑफ असीसी सिस्टर ऑफ मैरी एम्यूकुलेट, राइट। वो बेसिकली एक्सकॉर्ट कर रहे थे 3 ट्राइबल गर्ल्स को टू एन आगरा कॉन्वेंट फॉर जॉब व्हेन दे वर अप्रीहेंडेड फ्रॉम दुर्ग रेलवे स्टेशन, राइट। उनको दुर्ग रेलवे स्टेशन पे बेसिकली पकड़ लिया गया। क्यों पकड़ लिया गया, क्योंकि 2 ट्राइबल गर्ल्स को, 2 बेसिकली आपकी ट्राइबल कम्युनिटी की लड़कियों को वो कहां लेके जा रहे थे, आगरा कॉन्वेंट लेके जा रहे थे जॉब्स के लिए, राइट। तब उनको बेसिकली अरेस्ट किया गया दुर्ग रेलवे स्टेशन आपके छत्तीसगढ़ में ऑन 25 ऑफ जुलाई, जब बजरंग दल के मेंबर ने कंप्लेन फाइल करी, राइट। जब बजरंग दल के मेंबर ने कंप्लेन फाइल करी कि जो 2 ट्राइबल लड़कियों को ये आगरा के कॉन्वेंट में लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रही हैं, और लेके किस लिए जा रही थी, जॉब्स के लिए लेके जा रही थी। और उनको फिर बुक किया गया सेक्शन 4 ऑफ द छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1960। छत्तीसगढ़ में वैसे भी फोर्सफुली कन्वर्जन कराया जाता है, फोर्सफुली तो नहीं लेकिन अगेन अंडू इन्फ्लुएंस में जरूर आपका कोहेजन कराया जाता है, राइट। तो कन्वर्जन एंड इवन सेक्शन 143 ऑफ द बीएनएस, दैट इज ट्रैफिकिंग, उसके अंदर इनको क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जो है विष्णुदेव साई, उन्होंने इंसिस्ट किया
कि अगेन उन्होंने खुद बोला कि जो नन्स है दे वर एंगेज इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड कन्वर्जन थ्रू इंडक्टमेंट, राइट। तो वो खुद आपकी इंडल्ज थी आपकी किसमें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कन्वर्जन में, ये चीज यहाँ पर बताया गया। और जो फैमिली मेंबर्स हैं गर्ल्स के, उन्होंने खुद क्लैरिफाइड किया कि भाई कोई फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं था। द फैमिली मेंबर्स ऑफ द गर्ल, द टू ट्राइबल गर्ल्स, उन्होंने खुद ये चीज बोली है कि देयर इज नो फोर्सफुली कन्वर्जन, दे हैव टू गिव देयर कंसेंट टू टेक अप टू आगरा। और उन्होंने खुद बोला कि दोनों लड़कियों के माँ बाप जो है उन्होंने खुद ये चीज स्पेसिफाई करी है कि उन्होंने हमसे कंसेंट ली थी, हमसे कंसेंट लेने के बाद ही वो बेसिकली कहाँ गई, वो आपकी आगरा की तरफ जा रही थी, वो आपकी आगरा के कॉन्वेंट पे जा रही थी। ऐसा नहीं था कि हमसे परमिशन नहीं लिया, हमसे प्रॉपर परमिशन ली, परमिशन लेने के बाद ही बेसिकली उनको हमने भेजा, राइट, नन्स के साथ भेजा। अरेस्ट के चलते, अगेन अरेस्ट के चलते कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एंगल ले लिया है ना। अब पॉलिटिकल एंगल लिया तो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, राइट, कम्युनल विजिलेंटिज्म के अगेंस्ट ये बात हुई। अब जो अपोजिशन पार्टीज हैं, कांग्रेस, उन्होंने बोला ये क्या बदतमीजी है, ये तो आप धर्म के नाम पर वेंडलिज्म करते हुए चल रहे हो, राइट, विजिलेंटिज्म करते हुए चल रहे हो, राइट। और लीडर अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और रूलिंग पार्टी कौन है छत्तीसगढ़ में, बीजेपी। और इवन जो केरला में रूलिंग है, केरला में रूलिंग है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और अपोजिशन आपकी यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, राइट। वहां केरला के उन्होंने बेसिकली धरनास किए आउटसाइड द पार्लियामेंट, एंड कैथोलिक चर्च थ्रू दी व्हाट ऑफिशियल माउथपीस दीपिका एंड अदर चर्चेस ऑर्गेनाइजेशन हैज डिनाउंस्ड द अरेस्ट। तो देखा जाए तो अगेन इस अरेस्ट के पीछे, सेक्शन के पीछे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट और बहुत ज्यादा आपका प्रोटेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, राइट, प्रोटेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इवन एमपीज भी जो है केरला के, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और बताया गया कि ये पहली बार नहीं है दैट अगेन फॉरेस्टलाइजेशन रो हैज इरप्टेड इन्वॉल्विंग क्रिश्चियन मिशनरीज। ये पहली बार नहीं है जब क्रिश्चियन मिशनरीज इन्वॉल्व है या उनका नाम आ रहा है फोर्सफुल कन्वर्जन में, और इवन आपका इसमें क्या बोलते हैं, फोर्सफुल कन्वर्जन और आपका इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पहली बार ऐसा नहीं हुआ, राइट। लास्ट ईयर भी 25 इयर्स ऑफ ब्रूटल किलिंग ऑफ ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्राम स्टानिस। तो लास्ट ईयर ही 25 साल पूरे हुए हैं जब एक ऑस्ट्रेलिया से मिशनरी थे, आए थे, जिनका नाम था ग्राम स्टानिस, और उनके साथ 2 माइनर्स इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में उनको मार दिया था और उनके 2 छोटे छोटे बच्चों को भी मार दिया था, ब्रूटल किलिंग कर दी गई थी। किस चीज पर, इसी चीज पर कि ये फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली बेसिकली कन्वर्ट करवा रहे हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सिटीजन को द राइट टू प्रैक्टिस प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड एंड ओडिशा, उन्होंने मिसयूज किया है प्रोविजन का एंटी कन्वर्जन लॉ बनाकर, राइट। तो इन सारे स्टेट में एंटी कन्वर्जन लॉज है जो कि बोलता है कि कोई भी इंसान कन्वर्ट नहीं हो सकता विदाउट इंटीमेटिंग द स्टेट गवर्नमेंट। फोर्सफुली तो हो ही नहीं सकता, फोर्सफुली या कोवर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू कोई कन्वर्ट करा ही नहीं सकता। हाँ, ये भी चीज बोला गया कि इवन आप विदाउट इन्फॉर्मिंग दी राइट स्टेट गवर्नमेंट आप कन्वर्ट भी नहीं हो सकते। तो इन सब जगह एंटी कन्वर्जन लॉज है जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को ब्रीच करता है, जो कि बोलता है कि एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एंड टू प्रोफेस हिज और हर रिलीजन, राइट, हिज और हर रिलीजन। अब ये जो एंटी कन्वर्जन लॉज है ये कहीं ना कहीं ये प्रिवेंट करते हैं कन्वर्जन को थ्रू फोर्स, फ्रॉड और एलियरमेंट। वैसे माना जाए तो एंटी कन्वर्जन लॉज का सिंपल सा इंटेंट ही है कि फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, राइट, फोर्सफुली, फ्रॉडलेंटली, है ना, कन्वर्ट और कोहर्सली आपका कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, किसी भी आपके इंसान का रिलीजियसली कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, ये चीज यहां पर बताई गई। लेकिन एंटी कन्वर्जन लॉज का ना कई बार मिसयूज किया जाता है। अब फोर्सफुली कन्वर्जन ना हो, फ्रॉडलेंटली कन्वर्जन ना हो, अब ये कैसे डिटरमाइन करोगे? डिटरमाइन करोगे जब आप विक्टिम से पूछोगे, विक्टिम ही बता पाएगा या विक्टिम के फैमिली मेंबर्स बता पाएंगे, ये चीज बताई गई। तो वही बोला गया टू प्रिवेंट दी व्हाट, फोर्सफुल कन्वर्जन थ्रू फोर्स, फ्रॉड एंड एलियरमेंट। अब ये ऑफ लॉज ना कई बार यूज किए जाते हैं क्रिमिनलाइज करने के लिए इंटरफेथ मैरिजेस को। मान के चलो कि इंटरफेथ मैरिजेस हो रही है, मुस्लिम हिंदू की शादी हो रही है, मुस्लिम हिंदू की शादी रोकने के लिए इन लॉज का कई बार मिसयूज किया जाता है, कई बार मिसयूज किया जाता है, राइट, बाय लेबलिंग कन्वर्जन बाय मैरिज एज अनलॉफुल। उन्होंने खुद बोल दिया कि शादी के थ्रू कन्वर्जन करना अनलॉफुल है, राइट, अनलॉफुल है, राइट। और ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन जो है जैसे झारखंड हुआ, वहां पर एक अनदर टेंशन बेसिकली अराइज होती है बिटवीन आदिवासीज एंड बोथ क्रिश्चियन ट्राइबल्स एंड हिंदूज। जो वहां के आदिवासीज और आपके बोथ क्रिश्चियन ट्राइबल्स और हिंदूज हैं, हिंदुत्व ग्रुप जो है जिनको आरएसएस की बैकिंग मिल रखी है, वो एग्जॉर्ट करते हैं ट्राइबल्स को कि भाई आप
आपका जो रूट है वो हिंदू रूट है। ट्राइबल आउटपोर्ट जो है, राइट, आर रेजिस्टिंग दिस एंड डिमांडिंग अ सेपरेट सर्ट रिलीजियस कोड। तो अगेन, तो जो वहां के हिंदुत्व ग्रुप है झारखंड के, वो ट्राइबल्स को बोलते हैं कि आप हिंदू हैं, आप क्यों दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। लेकिन ट्राइबल ग्रुप्स का ये मानना है कि नहीं भैया, वी नीड अ डिफरेंट रिलीजियस कोड, ना हम हिंदू हैं, ना हम क्रिश्चियन है, ना हम सिख है, ना हम बेसिकली इस्लाम है, हमारे पास फ्रीडम है, हम कुछ भी हो सकते हैं, राइट। आप हमें पुश नहीं कर सकते कि आपकी हिंदू रूट से जुड़े हुए तो आप हिंदुज्म को फॉलो करोगे, नहीं। आगे वही बोला गया कि ट्राइबल आउटपोर्ट्स ने कई बार एलिगेशन लगाया हिंदू ग्रुप्स के ऊपर कि वो क्रिश्चियन मिशनरीज भी ना यही सेम चीज करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ग्रुप्स ही करते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो भी यही चीज करती हैं, राइट, राइट, कि आप हमारे कल्चर में कन्वर्ट हो जाओ। बताया गया छत्तीसगढ़ में देयर आर अराउंड 2% क्रिश्चियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। देयर इज आल्सो अ डिबेट ऑन वेदर ट्राइबल्स हु वर कन्वर्टिंग टू क्रिश्चियनिटी शुड बी डिलिस्टेड फ्रॉम द शेड्यूल्ड ट्राइब। अब यहां पर एक डिबेट और राइज होती है। अब बेसिकली डिबेट ये राइज होती है कि अगर कोई आदिवासी या ट्राइबल अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी में कन्वर्ट होता है तो फिर उसको एसटी का स्टेटस नहीं देना चाहिए, उसको एसटी का बेनिफिट नहीं देना चाहिए, उसको एसटी की लिस्ट से हटा दो, सिंपल। एसटी की लिस्ट में वही आएगा ना जो ट्राइबल होगा। अब आप तो कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में, तो यू शैल बी रिमूव फ्रॉम दी एसटी लिस्ट। तो इस पूरे के पूरे चर्न में द ओनस इज ऑन पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। इस पूरे के पूरे सिनेरियो में हमें फोकस किस पे करना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। अगर आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस कर लिया ना, तो ना ही कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी, ना ही कोई रिलीजियस कन्वर्जन होगा। आप मुझे बताइए फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन दिल्ली में क्यों नहीं होता, मुंबई में क्यों नहीं होता, छत्तीसगढ़ में क्यों होता है, वो भी ट्राइबल एरियाज में, झारखंड में क्यों होता है ट्राइबल एरियाज में, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ही नहीं। तो हमारा मेन फोकस, अगर हमें इस बैकड्रॉप से निकलना है, इस चीज से हमें बाहर निकलना है, फॉर दैट हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां पर जॉब देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां पर वेलफेयर देने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी हम इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं। ये चीज बेसिकली यहां पर ऑथर ने स्पेसिफाई किया। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड दैट्स अबाउट ये रहा, बूस्ट द कैपेसिटी ऑफ लीगल एड सिस्टम। तो बताया गया कि लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हुए थे कहां पर, चलो इसको पढ़ते हुए चलते हैं। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल, क्या है देखिए, तो बताया गया दैट लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुए थे, लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 के चलते, और उनको टास्क दिया गया था कि वो मैंडेट करें और फ्री लीगल एड, है ना, फ्रीली आपको लीगल मदद प्रोवाइड करे टू नियरली 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को। तो यहां पर बताया गया कि जो लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टैब्लिश हुए थे आपके नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से, जिनका सिंपल सा काम था कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया को फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। लेकिन जब हम बात करें जो एक्चुअल रीच है वो अभी भी मॉडेस्ट है, मतलब हम आधे तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। बताया गया कि अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक सिर्फ 15.5 लाख लोगों को फ्री लीगल एड सर्विस मिली है, 15 लाख लोगों को, राइट। तो बताता है कि जो हमारा स्केल है वो उससे बहुत कम है, ये डेटा बहुत कम डेटा है। बताया गया कि 28% राइज देखने को मिला फ्रॉम 12.14%, 12.14 लाख रीच द प्रीवियस ईयर, राइट, रीच द प्रीवियस ईयर। बताया गया कि यूजुअली अटैच टू द लोकल कोर्ट्स। तो भाई जो लीगल एड होता है वो लीगल एड बेसिकली इंस्टीट्यूशंस, जो लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस है वो कहां पर होते हैं, लोकल कोर्ट्स में मिलते हैं, प्रिजन्स में मिलते हैं, या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मिलते हैं। और दीज फ्रंट ऑफिसेस ऑफर फ्री लीगल काउंसिल थ्रू अ पैनल ऑफ impaneled lawyers to economically weak, those in custody and other facing various vulnerability। अब यहाँ पर ये जो कोर्ट्स हैं, ये कोर्ट्स कहाँ मिलेंगे, ये बेसिकली इंस्टीट्यूशंस कहाँ मिलेंगे, जहां पर लोकल कोर्ट होगा, जहां पर प्रिजन होगा, जहां पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होगा, वहीं तो बेसिकली फ्री लीगल एड देनी है। अब इसीलिए इन जगह यहाँ पर ये लोग जो फ्री लीगल काउंसिल प्रोवाइड करते हैं, कैसे, थ्रू अ पैनल ऑफ लॉयर्स, राइट, थ्रू अ पैनल्स ऑफ लॉयर्स। किसको, जो इकोनॉमिकली वीक है या जो कस्टडी में है, एंड या फिर वो डिफरेंट वल्नरेबिलिटी से फेस ऑफ हो रहे हो। अब बताया गया कि जब हम रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज की बात करते हैं तो लीगल एड क्लीनिंग बेसिकली विलेज एरियाज में भी होती है। अब जैसे रिमोट एरियाज, विलेज एरियाज हैं, वहां पर अगर किसी को कोई पुलिस अरेस्ट करके ले गई फिर, तो इसीलिए रूरल और रिमोट एरियाज में भी लीगल एड क्लिनिक्स होते हैं, जो कि विलेज क्लस्टर्स, अगेन सर्व द विलेज क्लस्टर्स। नेशनली देयर इज वन लीगल सर्विस क्लिनिक फॉर एवरी 163 विलेज। अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज
तो 163 विलेजेस में सिर्फ एक लीगल एड क्लिनिक है, सिर्फ एक लीगल एड क्लिनिक है अकॉर्डिंग टू द जस्टिस रिपोर्ट ऑफ 2025, अकॉर्डिंग टू द जस्टिस रिपोर्ट ऑफ 2025। तो बताया गया कि इवन दो लॉ को आए हुए 50 साल करीब हो चुके हैं और 50 साल के बावजूद भी अभी तक हम लोगों का जो एजेंडा था, जो पर्पस था राइट लीगल एड का, वो फुलफिल नहीं हो पाया। पर्पस क्या था, एम क्या था? 80% ऑफ द इंडिया के पॉपुलेशन को फ्री लीगल एड देनी है। क्या वो हो पा रहा है? नहीं। जब आप 163 विलेजेस में सिर्फ एक आपका क्या है, आपका लीगल सर्विस क्लिनिक है। तो बताया गया अवेलेबिलिटी एंड द प्रेजेंस ऑफ दीज सर्विसेज इज डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल। तो बताया गया कि जो अवेलेबिलिटी है और प्रेजेंस है इन सर्विसेज की, डिपेंड होता है किस पे? आपके फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबिलिटी पर। अब बोलते हैं कि बजट को लेकर, तो क्या गवर्नमेंट बजट नहीं दे रही? तो बोला गया कि जो बजट है लीगल एड का वो कंप्राइज करता है लेस देन 1% ऑफ द टोटल जस्टिस बजट। तो जो पूरा जस्टिस बजट होता है ना, और पूरा जस्टिस बजट का मतलब जिसमें पुलिस, प्रिजन, जुडिशरी और लीगल एड, जस्टिस बजट में ये सिर्फ 4 चीजें आती हैं, पुलिस आता है, प्रिजन आता है, जुडिशरी और लीगल एड। तो इनके पूरे बजट को मिला लो ना, उसका 1% भी, मतलब 1% से भी कम आपका क्या है, लीगल एड का बजट है। 1% से भी कम लीगल एड का बजट है। और ये प्रोवाइड कौन करता है? ये प्रोवाइडेड बाय द स्टेट एज वेल एज सेंटर्स। तो स्टेट गवर्नमेंट भी देती है पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, थ्रू व्हाट? थ्रू नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। फिर ये अगेन ग्रांट डिसबर्स करते हैं टू द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो नालसा डिसबर्स करती है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को, और जो टोटल एलोकेशन हुआ वो डबल हो गया फ्रॉम 601 करोड़ जो 2017 में 2018 में था, वो कितना हो गया? 1086 करोड़ 2022-2023 में इन 25 स्टेट्स। तो मतलब कुछ हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं लीगल एड के लिए इंडिया में, राइट, लीगल एड के लिए। लेकिन अगेन रियलिटी में ऐसा कुछ हो पा रहा है क्या? नहीं, राइट, नहीं। तो बताया कि ये ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है जब स्टेट लीगल एड ने अपने बजट को बढ़ाया, राइट, स्टेट ने अपने लीगल एड को बढ़ाया। तो खुद बता रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट ज्यादा लीगल एड को लेकर इतना सीरियस नहीं है जितना सीरियस आपके स्टेट गवर्नमेंट है, राइट। स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली स्टेट लीगल एड के बजट को बेसिकली इंक्रीज करता हुआ चलता है। ये चीज यहां पर बताया गया कि देखा जाए तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये स्टेट है जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने बजट एलोकेशन को कहीं ना कहीं इंक्रीज किया है, वो भी 100% से, राइट, 100% से इंक्रीज किया है। ये चीज यहाँ पर बताया गया। तो पहला तो उन्होंने वही बोला कि बजट का इशू है कि भाई बजट को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है ना। पहला तो उन्होंने यही चीज बताई। नेक्स्ट क्या बोला गया था? श्रिंकिंग फ्रंट लाइन। उन्होंने खुद बोला कि द इंपैक्ट ऑफ द लो फिस्कल प्रायोरिटाइजेशन कपल्ड विद पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फंड। उन्होंने खुद बोला कि देखो ऊपर से बजट कम है और दूसरा जो एग्जिस्टिंग बजट है उस एग्जिस्टिंग बजट को ना सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। जैसे पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं, राइट, लीगल वॉलंटियर्स, उन पैरा लीगल वॉलंटियर्स को ट्रेन करना होता है, किसको? कम्युनिटी रिसोर्सेज को, अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है, राइट, हाँ, उनको मदद करनी होती है कि भाई उनका डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सके। और कहीं ना कहीं पैरा लीगल पीपल दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन पीपल एंड लीगल एड सर्विस। लोग और लीगल एड सर्विस के बीच में एक्ट करते हैं, ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन नंबर ऑफ वॉलंटियर्स जो है पैरा लीगल्स के वो ड्रॉप होते हुए चल रहे हैं। कितना? 38% से 38% से पैरा लीगल पीपल जो है वो ड्रॉप हो गए, वॉलंटियर्स ड्रॉप हो गए। 2019 में 38% का ड्रॉप, हमें 2019 से 2024 में हमें 38% का ड्रॉप देखने को मिला। अगर 2019 में अगर 100 लोग थे तो 2024 में कितने बचे? समझ रहा हूं आपका 62, ओनली 62, राइट। और बोला गया 5.7 लाख पॉपुलेशन, जब वो ओनली 3.1 पर लाख पॉपुलेशन। तो उन्होंने खुद बोला कि 2019 में 5.5 पैरा लीगल वॉलंटियर्स हुआ करते थे 1 लाख की पॉपुलेशन पे, अब 3 पैरा लीगल बचे हैं 1 लाख की पॉपुलेशन पे, 1 लाख की पॉपुलेशन में। आगे बताया कि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश जो है दे हैव ओनली 1 पैरा लीगल वॉलंटियर पर लाख पॉपुलेशन। एक ही यूपी और वेस्ट बंगाल में तो एक ही पैरा लीगल है, राइट, 1 लाख की पॉपुलेशन पे। बाकी नेशनली 3 हो गए, नेशनली एवरेज 3 पैरा लीगल पर लाख की पॉपुलेशन में। तो लो बजट ऑल्सो कॉन्स्ट्रिक्ट द एबिलिटी टू डिप्लॉय पैरा लीगल वॉलंटियर्स पर डे, आप पेड ऑन अ पर डे बेसिस। तो कोई बोला कि लो बजट होता है, आप पैरा लीगल वॉलंटियर्स को पैसा नहीं देते हो, तो इसलिए वो काम भी नहीं करते हैं, इसलिए कोई जुड़ना भी नहीं चाहता, इसलिए ड्रॉप हो रहा है पैरा लीगल वॉलंटियर्स में। ये चीज यहां पर बोली गई। आगे बोला गया 2023-2024 में आउट ऑफ 53,000 पैरा लीगल वॉलंटियर्स ट्रेन्ड, ओनली 14,000 वर डिप्लॉयड।
तो 53,000 वो पैरालीगल को लास्ट ईयर ट्रेन किया गया था, उसमें सिर्फ 14,000 लोगों को आपने डिप्लॉय किया, ये चीज यहां पर बताई गई। तो अगेन हम ट्रेन करने के बाद भी डिप्लॉयमेंट भी नहीं कर पा रहे, राइट, डिप्लॉयमेंट भी नहीं कर पा रहे। तो दूसरा जो मेजर इशू है, पहला बजट का इशू है, दूसरा जो इशू है वो पैरालीगल्स को लेकर है, राइट, दूसरा जो है पैरालीगल्स को लेकर है। अब उसी चीज के बारे में यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया। तो डू यू रीड, जिससे आपको समझ में आएगा कि लीगल एड सिस्टम्स में क्या प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, राइट। इट्स अबाउट व्हाट, इट्स अबाउट दी, अभी जो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया, राइट, रिलीज कर दिया, उसी को लेकर बेसिकली बताया गया, बट नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, राइट। तो आगे बढ़ो। नाउ जो इंपॉर्टेंट है वो वर्ल्ड न्यूज पे दिया हुआ है। इकोनॉमिक न्यूज तो हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ी ली थी, इकोनॉमिक न्यूज में क्या है, अरे एक मिनट वर्ल्ड न्यूज पे जाएंगे। तो वर्ल्ड न्यूज पे यस वी हैव टू इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस, दोनों गाजा को लेकर है। तो पहला तो वही है कि अगेन इजराइल ने स्ट्राइक करी, इवन दोनों ने बोला गया था कि हम 10 घंटे का पॉज देंगे, राइट, कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल ने स्ट्राइक करी और 46 लोगों की डेथ हो गई गाजा में बिकॉज ऑफ द डीपनिंग हंगर क्राइसिस। एक तो चलो स्ट्राइक से मारा जा रहा है, दूसरा जो सबसे बुरी मौत होती है कि भुखमरी से मौत होना। आजकल दुनिया में भुखमरी से मौत होना इज समथिंग विच इज वेरी मच, बोल सकते हैं रेयर, राइट, वेरी रेयर, है ना। इतनी ज्यादा लीगल एड है, इतनी ज्यादा सब कुछ है। सो व्हाट इज लीगल एड? लीगल मतलब लॉ, एड मतलब मदद, तो लीगली लोगों की मदद करना, दैट इज व्हाट लीगल एड इज। क्लियर? चलो बाकी फोकस ऑन प्रैक्टिकल स्टेप फॉर इजराइल पैलेस्टाइन टू स्टेट सोल्यूशन से इंडिया एट यूएन, तो वही यहां पर बताया गया कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में क्लियरली ये चीज बोली है कि फोकस करो कि इजराइल पैलेस्टाइन के इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमें टू स्टेट सोल्यूशन को प्रैक्टिकली स्टेप लेना पड़ेगा। तो इंडिया का खुद कहना है कि वी हैव टू टेक सम प्रैक्टिकल स्टेप्स, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब जाकर राइट टू स्टेट सोल्यूशन जो है सक्सेसफुल हो पाएगा। दैट्स व्हाट इंडिया हैज क्लियरली स्टेटेड एट यूएन, है ना। ये चीज बेसिकली यहां पर बोली गई कि टू स्टेट सोल्यूशन अगर हम चाहते हैं इंप्लीमेंट हो पाए, फॉर दैट वी नीड कि भाई ढंग से प्रैक्टिकल सोल्यूशन आ पाए, राइट, ढंग से प्रैक्टिकल सोल्यूशन आ पाए। जब तक प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं आ पाएंगे, ऑन पेपर टू स्टेट बनाकर या टू नेशन को सपोर्ट करके कुछ नहीं होने वाला, राइट। सो वी नीड अ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। चलो सो गाइस आज के लिए इतना ही है ना, नॉट दैट मच टुडेज, मतलब आज का न्यूज़पेपर इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, आज ऐसा कुछ था नहीं कि जो हमें एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पढ़ने की जरूरत हो। तो अगेन शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे आज का, तो शॉर्ट एंड क्रिस्प भी अपने रखा है आज का, ठीक है। चलो लेकिन तब भी 1 घंटा तो हो ही गया, है ना। चलिए सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी 3 PM पे मुलाकात होगी विद जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। आई नो आपके डाउट्स होंगे, सो प्लीज राइट डाउन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक श्योर ऑफ दैट कि आपके डाउट क्लियर होते हुए चले। एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय। आज क्वेश्चंस नहीं है बेटा, आज अपन राउंड अप कर रहे हैं, इसीलिए आज अपन क्वेश्चंस को पॉज करके नेक्स्ट डे मतलब कल अपन क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।